क्योंकि उस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ी अगर कोई थी तो वो सफारी ही थी। इवन स्कॉर्पियो ने अपना वर्चस्व बना लिया था, बट वो गाड़ी कभी भी कंफर्टेबल नहीं थी। और उन्होंने न्यू टाटा सफारी को लॉन्च किया 2021 के अंदर, लेकिन ये वाली सफारी काफ़ी अलग थी। ये वो सफारी नहीं थी जो सफारी पहले आती थी। ये थी मोनोकॉक चेसिस पे बेस्ड टाटा सफारी। महिंद्रा स्कॉर्पियो से पहले, XUV 700 से पहले, जब SUV वर्ड इंडिया में इतना फेमस नहीं था, तब एक SUV थी जो रोड की किंग मानी जाती थी, और वो थी टाटा सफारी। पिछले 25 सालों से ये SUV पावर, एडवेंचर और इंडियन प्राइड का एक बहुत बड़ा सिंबल रही है। लेकिन क्या आपको पता है, सफारी का नाम कुछ और ही होने वाला था, या फिर ये कि टाटा ने एक मिलिट्री ग्रेड सफारी बनाई थी जो सिर्फ सीक्रेट गवर्नमेंट ऑपरेशंस के लिए ही यूज़ होती थी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लेकर जा रहे हैं एक थ्रिलिंग राइड पे सफारी की अनटोल्ड कहानी पर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चलते हैं सबसे पहले 1998 में। भारत की सड़कें छोटी छोटी हैचबैक से भरी हुई थी, जैसे कि हिंदुस्तान की एम्बेसडर, मारुति की 800 और एसयूवी का मतलब था या तो वो लोग जो इम्पोर्टेड पजेरो खरीदते थे, या तो वो लोग जो बहुत ही ज़्यादा VIP होते थे। बट फिर टाटा ने एक विजन देखा, एक प्योर इंडियन SUV जो माउंटेन्स को कॉन्कर कर सके, डेजर्ट्स को पार कर सके। लेकिन एक ट्विस्ट है, टाटा इस गाड़ी का नाम सफारी रखना ही नहीं चाहता था। पहले इसका नाम टाटा सिएरा ग्रैंड होने वाला था, क्योंकि सिएरा इनकी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर SUV हो गई थी, लोगों के लिए एक प्राइड बन चुकी थी। तो इन्होंने सोचा क्यों ना उसी नाम को यूज़ किया जाए और उसका एक ग्रैंड वर्जन निकाला जाए टाटा सफारी की जगह, क्योंकि टाटा सफारी नाम इनके लिए बहुत ही ज़्यादा नया था उस वक्त के टाइम पे। लेकिन काफ़ी ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग और काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन के बाद सफारी नाम किसी तरह फाइनल हुआ, क्योंकि ये नाम जो है एक एडवेंचर लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट करता है, और टाटा ने जो विजन देखा था सफारी को लेके वो सेम था। तो इसलिए इस गाड़ी का नाम टाटा वालों ने सफारी ही फाइनल किया। और असली 1998 की सफारी भाई बीस्ट थी, बीस्ट। प्यूजियोट का 2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन जो कि 90 PS की पावर बनाता था। हाँ, सुनने में काफ़ी छोटा नंबर लग रहा है, बट उस टाइम के हिसाब से 90 PS एक अच्छा खासा नंबर होता था। और किसी गाड़ी में इतना ज़्यादा पावर आने का मतलब गाड़ी काफ़ी ज़्यादा दमदार मानी जाती थी। अब देखो, सच बताऊं तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं था, बट उस टाइम के हिसाब से काम चलाऊ था, और जो उस टाइम में गाड़ियाँ आती थी उसके हिसाब से इस सेगमेंट के अंदर, प्राइस के अंदर काफ़ी अच्छा और काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस देता था। उस टाइम पे लोगों ने काफ़ी सारा मजाक भी उड़ाया था सफारी को लेके कि सफारी पहाड़ों पे तो बहुत आसानी से चढ़ जाती है, बट हाईवे पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करती है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था कि गाड़ी का जो टॉर्क था वो काफ़ी अच्छा खासा जनरेट होता था इस पिज्यूट के इंजन में, बट पावर ऑब्वियसली जैसा कि मैंने आपको नंबर बताया 90 PS कम था। तो इस वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा उसको डिफेम करते थे और काफ़ी ज़्यादा बुरा भला बोलते थे उस टाइम के अंदर। लेकिन एक बात और थी, उस टाइम में लोगों को परफॉर्मेंस नहीं चाहिए थी, लोग परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं थे, लोगों को प्रेजेंस चाहिए थी। हर कोई दबदबा चाहता था कि गाड़ी जब वो रोड पे निकाले तो लगे कि भाई यहाँ दबदबा, कोई बड़ा VIP बंदा या कोई बहुत खतरनाक बंदा जा रहा है। और यही नहीं, जब सफारी लॉन्च होती है और उसके टेल गेट पे एक स्पेयर माउंटेड व्हील होता है, वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को आकर्षित करता है और उसको भी लोगों ने स्टेटस सिंबल बना लिया। उस टाइम पे ऐसा भी था कि अगर कोई भी गाड़ी जो SUV कहती है अपने आप को, तो उसके पीछे बूट पे जो स्पेयर व्हील है वो माउंट होना चाहिए, दिखना चाहिए बाहर से। वही चीज़ सफारी ने कंटिन्यू की थी, क्योंकि उससे पहले भी आती थी, एंडेवेयर में आती थी, पजेरो में आती थी, और भी जितनी SUV सेगमेंट की गाड़ियाँ थी उसमें बाहर ही माउंट होता था, क्योंकि लैडर फ्रेम गाड़ियाँ होने की वजह से स्पेस मैनेजमेंट आसान नहीं था उस टाइम के अंदर। दो ही साल हुए थे, 1998 में सफारी लॉन्च हुई थी, और सन 2000 में स्कॉर्पियो जो कि महिंद्रा की गाड़ी थी वो लॉन्च होती है। और इसकी वजह से
टाटा की सफारी पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बढ़ने लगा था, क्योंकि जो स्कॉर्पियो थी वो सेम सेगमेंट की गाड़ी थी और इससे ज़्यादा फीचर्स, इससे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस ऑफर करती थी। आज के टाइम पे भी अगर आप देखोगे तो परफॉर्मेंस वाइज अगर आप देखो तो स्कॉर्पियो एन की जो पावर है वो सफारी से ज़्यादा। इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। अब इसके बाद टाटा वाले थोड़े और सीरियस हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी की सेल तो हो रही थी, बट उनके जो बायर्स है वो मोस्टली स्कॉर्पियो पे शिफ्ट हो रहे थे, क्योंकि उनको सफारी पे वो परफॉर्मेंस नहीं मिल रही थी जो उनको चाहिए थी। अब टाटा वाले काम पे लग गए। हालांकि टाटा वाले थोड़े लेट हो गए थे अपने न्यू डेवलपमेंट में, बट 2005 में टाटा वालों ने फिर से गेम पलटा और इंडिया की पहली कॉमन रेल एसयूवी टाटा सफारी डाइकॉर लॉन्च किया। और लॉन्च होते ही भाई साहब धमाल मचा दिया था गाड़ी ने मार्केट के अंदर। 3 लीटर का टर्बो डीजल इंजन जो कि टाटा की ट्रक से इंस्पायर्ड था। उस टाइम पे जो मिनी ट्रक्स आती थी टाटा की, उससे भाई साहब बैड एस टॉर्क प्रोड्यूस करता था। उस टाइम पे इतना खतरनाक टॉर्क था उस गाड़ी का कि मज़ा ही आ जाता था जब भी लोग उस गाड़ी को चलाते थे। और यहीं से टाटा ने लोगों के अंदर एक एंथुसियाज्म जगाया, एक एसयूवी भी ज़्यादा परफॉर्मेंस और पावर जनरेट कर सकती है। लेकिन इस 3 लीटर इंजन के साथ टाटा के साथ एक और प्रॉब्लम आती है। पावर दे दिया, परफॉर्मेंस दे दिया, सब दे दिया गाड़ी में, लेकिन 3 लीटर इंजन की वजह से गाड़ी का जो मेंटेनेंस कॉस्ट था जो कस्टमर को बियर करना पड़ा था वो ज़्यादा हो गया कंपेयर टू पुरानी वाली सफारी। साथ ही गाड़ी का जो माइलेज था वो भी पुरानी वाली सफारी के कंपेयर में गिर गया था। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आया उस टाइम में टाटा वालों के ऊपर। टाटा ने इस चीज़ को जल्दी से नोटिस किया और 2 साल के अंदर टाटा ने एक नया इंजन इंट्रोड्यूस किया टाटा सफारी डाइकॉर में, जो ज़्यादा एफिशिएंट भी था और ज़्यादा पावर भी जनरेट करता था और लो मेंटेनेंस भी था कंपेयर टू 3 लीटर वाले इंजन। 140 पीएस का पावर जनरेट करके देता था ये 2.2 लीटर वाला डीजल इंजन। उस टाइम पे लोगों के अंदर सफारी का क्रेज़ ऐसा था कि हर कोई टाटा सफारी खरीदना चाहता था, क्योंकि उस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ी अगर कोई थी तो वो सफारी ही थी। इवन स्कॉर्पियो ने अपना वर्चस्व बना लिया था, बट वो गाड़ी कभी भी कंफर्टेबल नहीं थी। अगर आप आज भी देखोगे तो स्कॉर्पियो एन कंपेयर टू सफारी कंफर्टेबल नहीं फील होगी। ये बात की मैं आपको गारंटी दे देता हूँ। तो अगर आप कंफर्ट के पर्सपेक्टिव से गाड़ी लेने की सोच रहे हो तो स्कॉर्पियो आपकी कप ऑफ टी नहीं है। एक क्रेजी फैक्ट बताता हूँ, इंडियन आर्मी ने टाटा वालों को एक ऑर्डर दिया जिसमें उन्होंने स्पेशल तरीके की टाटा सफारी बनवाई जो कि कस्टमाइज थी आर्मी वालों की नीड के ऊपर। टाटा ने उनकी बात को समझा और उसके बेसिस पे टाटा ने बनाई सफारी स्टॉर्म GS 800, जो कि एक आर्मर्ड व्हीकल थी। वाटर वेटिंग कैपेसिटी भी उसकी ज़्यादा थी नॉर्मल पैसेंजर सेगमेंट की टाटा सफारी से, और साथ ही एक्सट्रीम ऑफ रोड कैपेबिलिटी की ट्यूनिंग के साथ आती थी, जो आज भी आपको कई बार आर्मी वाले एरियाज़ में जाती हुई दिख जाएगी या चलती हुई दिख जाएगी। लिटरली ये वाला कलर जो टाटा सफारी का जो आर्मी ने फाइनल किया था, ऑब्वियसली ये मिलिट्री कलर है, ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक था, मैट कलर में आता था। आज भी आर्मी की फ्लीट में सफारी स्टॉर्म ही चल रही है जिप्सी को रिप्लेस करने के बाद। ऑब्वियसली कई रेजिमेंट्स में आज भी जिप्सी यूज़ होती है, बट सफारी स्टॉर्म ने काफ़ी हद तक जिप्सी को रिप्लेस कर दिया था। साल था 2010। अभी तक टाटा सफारी का सब कुछ सही चल रहा था, बट 2010 आते आते टाटा सफारी की वैल्यू कम होने लगी। XUV 500, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियाँ मार्केट में तूल पकड़ रही थी। ऑब्वियसली जो महिंद्रा XUV 500 थी वो काफ़ी अच्छी बनाई गई थी, मोनोकोक चेसिस पे थी। हालांकि उतनी कैपेबल नहीं थी जितनी टाटा की सफारी स्टॉर्म थी, बट फिर भी XUV 500 एक पैसेंजर सेगमेंट की गाड़ी थी। उस वजह से लोग उसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे और कंपेयर टू टाटा सफारी ज़्यादा कंफर्टेबल थी। तो इस वजह से XUV 500 की सेल भी काफ़ी ज़्यादा हाई गई और काफ़ी सारे नए नए फीचर्स भी इंट्रोड्यूस हुए थे XUV 500 में, जो टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे उस समय के हिसाब से। ये नई SUVs टाटा सफारी को बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करने लगी थी। और फिर टाटा ने एक लास्ट ट्राई मारा टाटा सफारी के साथ। उन्होंने टाटा सफारी स्टॉर्म लॉन्च किया, एक मजबूत चेसी, बेटर रिफाइनमेंट और 2.2 लीटर का वैरिकोर इंजन, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंजन है आज के टाइम पे भी। काफ़ी अच्छी पावर और काफ़ी अच्छा टॉर्क जनरेट करके ये गाड़ी के अंदर देता है। आज भी टाटा सफारी स्टॉर्म वैरिकोर इंजन वाली अगर आप चला लोगे तो आप फैन हो जाओगे उस गाड़ी के, इतनी ज़्यादा मज़ेदार थी वो गाड़ी। लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। अब कस्टमर
प्रेजेंस के लिए फोकस्ड कम और एक पैसेंजर सेगमेंट की व्हीकल देखना ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि इनोवा ने ये चीज़ें बदल दी थी, लोगों की सोच बदल दी थी। लोगों को ज़्यादा पैसेंजर सेगमेंट व्हीकल चाहिए था, ना कि एक प्रेजेंस वाली गाड़ी। सफारी स्टॉर्म में सब कुछ था, हरमन कार्डन का स्पीकर्स था और बहुत सारे बढ़िया बढ़िया फीचर्स थे। इवन कंफर्टेबल भी ज़्यादा थी, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी और लोग शिफ्ट हो चुके थे, चाहे वो XUV 500 था या फॉर्च्यूनर या टोयोटा इनोवा। लोग बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, बट 2012 आते आते लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हो गए थे। इस वजह से भी टाटा सफारी का जो सेल्स था वो इम्पैक्ट हो रहा था। और फाइनली 7 साल बाद टाटा वालों ने ऑफिशियली टाटा सफारी स्टॉर्म को डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा ये अपग्रेड करने का कोई मतलब नहीं है, तो उन्होंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। और टाटा वालों ने खुद को रीबैज और रीब्रांड किया। उन्होंने कस्टमर के हिसाब से गाड़ियाँ बनाना शुरू किया, जो नए जनरेशन के कस्टमर्स को चाहिए था, उसके बेसिस पे ही उन लोगों ने गाड़ियाँ बनानी शुरू की। और उन्होंने न्यू टाटा सफारी को लॉन्च किया 2021 के अंदर। लेकिन ये वाली सफारी काफ़ी अलग थी। ये वो सफारी नहीं थी जो सफारी पहले आती थी। ये थी मोनोकॉक चेसिस पे बेस टाटा सफारी, जो कि लैंड रोवर के D8 प्लेटफॉर्म पे बनी थी। हाँ, वही लैंड रोवर जिस पे डिस्कवरी और इवोक आती है, सेम प्लेटफॉर्म पे टाटा सफारी को बना के लॉन्च किया गया। अब बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं XUV 700 या स्कॉर्पियो एन या फिर टाटा सफारी, कौन सी लें। चलिए बात करते हैं पहले इनके पावर फिगर के बारे में, एंड देन उसके बाद हम आपको बताएंगे कौन सी गाड़ी बेटर है। सबसे पहले XUV 700। देखो, इससे पहले एक बात और बता दूं, 700 हमने टाटा सफारी से क्यों कंपेयर किया है, उसका रीज़न ये है क्योंकि XUV 700 और स्कॉर्पियो एन दोनों ही कहीं ना कहीं टाटा सफारी की कंपटीटर आज भी हैं और पहले भी थी। चाहे वो 1998 में लॉन्च हुई टाटा सफारी की कंपटीटर 2000 वाली स्कॉर्पियो हो, या 2010 वाली सफारी की कंपटीटर वो XUV 500 हो, तो आज के टाइम पे भी XUV 700 जो है सेम उसी तरह है, क्योंकि XUV 500 तो डिसकंटिन्यू हो गई, राइट। तो अब आते हैं मुद्दे पे और बात करते हैं इनके पावर फिगर की। सबसे पहला, स्कॉर्पियो एन की जो पावर है, डीजल की बात करेंगे, पेट्रोल की बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जानो, देखो, पेट्रोल इतनी बड़ी SUV कभी मत लेना, ठीक है। जो भी आपसे बोले अरे यार पेट्रोल ले लो, ये ले लो, वो ले लो, सस्ती भी पड़ेगी, 15 साल भी चलेगी, भाई परेशान हो जाओगे। 3-4 का एवरेज मिलता है, 5 का मिलता है, 6 का मिलता है। जो आपसे बोले हम 10 का निकाल लेना, भाई उनसे बोलो ठीक है भाई तू खुश रहे, तू ही निकाल ले, मेरे से तो ना निकलेगा। मैं बहुत सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। बहुत लोग कमेंट में जाके बोलोगे भी कि नहीं तुम क्या बोल रहे हो, 10 का दे देती है, ये दे देती। भाई तुम्हारी देती है तो देती होगी, हमारी ना देती है। तो डीजल गाड़ी की ही बात करेंगे, पेट्रोल की बात ही नहीं करेंगे। और हाँ, सफारी डीजल में ही आती है, पेट्रोल में आती भी नहीं है, तो कंपैरिजन फेयर नहीं होगा। ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी एक रीज़न है। XUV 700 का जो पावर है 182 PS है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है और काफ़ी अच्छा है। स्कॉर्पियो एन की पावर है 172 bhp और टाटा की सफारी की जो पावर है वो है 170 PS। चलो अब बात करते हैं इंजन के बारे में भी। XUV 700 और स्कॉर्पियो एन का जो इंजन है वो महिंद्रा वालों ने ही बनाया है और काफ़ी अच्छा इंजन है, काफ़ी रिफाइंड इंजन है, अच्छी खासी पावर जनरेट करके देता है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए महिंद्रा को अप्रिशिएट भी करना चाहूँगा हमेशा, क्योंकि महिंद्रा ने ये काम बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया है। अब अगर हम बात करें टाटा सफारी की, तो सफारी के अंदर आपका आता है फिएट सोर्स इंजन, जो कि आपको बहुत सारी गाड़ियों में दिख जाएगा, चाहे वो जीप की कंपस हो या कैडिलैक हो या आपकी अल्फा रोमियो हो या आपकी MG की हेक्टर हो, बहुत सारी गाड़ियों में आता है क्योंकि ये फिएट सोर्स इंजन है। और हाँ, ये इंजन रिलायबल है। जो भी महाशय ना ये बोले कि ये इंजन रिलायबल नहीं है, भाई उनको थोड़ा ना विकी वगैरह पढ़ा देना, और वो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेके आ जाते हैं, बोलते हैं कि रिलायबल नहीं। भाई इंजन काफ़ी रिलायबल है और हमेशा से हमारे वीडियोज़ में हमने ये बात बोली है कि जो ये फिएट का इंजन है ये काफ़ी रिलायबल है, वर्ल्ड नोन इंजन है, ऐसे कोई नॉर्मल ऐसे ही अंटसंट इंजन नहीं है, ठीक है। सीधी सी बात है, मैं ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि भाई समझ नहीं आती है आप लोगों को, ठीक है। ये उसी इंजन का भाई है जिस इंजन का आप लोग बहुत तारीफ करते थे, मारुति स्विफ्ट डिज़ायर में DDIS आता था ना, वो भी फिएट सोर्स ही था और वो भी नेशनल इंजन कहा जाता था। ये भी उसी तरह, ये भी रिलायबल है। तो रिलायबिलिटी के मामले
में इंजन को लेके कभी डाउट मत करना। अब एक एक करके बात कर लेते हैं। XUV700 सबसे पावरफुल है इन तीनों में और काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देती है। जब आप XUV700 चलाओगे तो आपको लगेगा कि भाई यहाँ परफॉर्मेंस तो मिल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उसके बाद अगर हम बात करें स्कॉर्पियो एन, तो देखो स्कॉर्पियो एन से एक चीज़ आपको हमेशा फील आएगी कि गाड़ी बहुत ज़्यादा रगड है, कहीं भी लेके जाओ पीस ऑफ माइंड रहेगा, कोई आपको ऐसे टेंशन नहीं रहेगी। अब अगर हम बात करें सफारी, सफारी कहाँ पे स्टैंड करती है? सफारी स्टैंड करती है कंफर्ट में, टेक्नोलॉजी में और डिज़ाइन में। देखो इसको जो डिज़ाइन है ना 10 साल 15 साल बाद भी देखोगे तो पुरानी नहीं लगेगी कभी भी। साथ ही इसका जो कंफर्ट है वो भाई टॉप नॉच है, उसमें कोई दो राय ही नहीं है। और अगर मैं बात करूँ फीचर्स की तो भाई बरबर के सारे फीचर्स, कैमरा क्वालिटी वोलिटी एकदम एक नंबर की टॉप नॉच है, कोई भी किसी तरह की कोई कमी नहीं है गाड़ी में इन सब मामले में। हाँ पुरानी वाली जो सफारी थी 2023 के पहले जो लॉन्च हुई थी, अभी मैं फेसलिफ्ट वर्जन की बात करूँ इसमें सब कुछ है। 2023 के पहले जो था काफ़ी कमियाँ थी, स्क्रीन भी ख़राब थी, 360 कैमरा भी नहीं अच्छा था और इस वजह से टाटा सफारी काफ़ी अच्छे से स्टैंड करती है। हाँ टाटा वालों ने काफ़ी टाइम लिया इसको अपग्रेड करने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया राइट, थोड़ा और सिंपल कर देता हूँ। लग्जरी और कंफर्ट चाहिए सफारी ले लो, हार्ड कोड ऑफ रोडिंग पसंद है बट थोड़ा सा फैमिली सेंट्रिक हो, थार नहीं ले सकते तो स्कॉर्पियो एन ले लो। और अगर आप थोड़ा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो, आपको थोड़ा स्पीड चाहिए तो हाँ XUV700 ले सकते हो क्योंकि वो परफॉर्मेंस के मामले में अच्छी है गाड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने भी जब चलाई थी हमें भी ये चीज़ फील हुआ था। तो अब बताओ आप क्या पिक करोगे? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना आपकी फेवरेट SUV कौन सी है और हाँ आप क्या सोचते हो इन गाड़ियों के बारे में। कमेंट सेक्शन में एक एक करके ज़रूर लिखना इन तीनों गाड़ियों के बारे में। अब देखो सफारी एक गाड़ी नहीं, एक इमोशन है। आज से नहीं, 1998 से जब से सफारी लॉन्च हुई थी, सफारी टर्म अपने आप में एक इमोशन बन गया है। लोगों को आज भी जो उस टाइम के छोटे बच्चे थे आज बड़े होकर सफारी खरीद रहे हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा रिलेट करते हैं इस नाम से। तो सफारी नाम अपने आप में एक इमोशन है। भले ही उस गाड़ी के काफ़ी सारे चेंजेस हो गए हैं, आज की सफारी में वो लैडर फ्रेम वाला रगडनेस नहीं है, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हो गई है, बट फिर भी लोग सफारी के नाम पे सफारी खरीद रहे हैं। यही वजह है टाटा वालों ने इस वाली जो सफारी है इसका नाम ग्राविटास रखा था बट बाद में चेंज करके सफारी रखा ताकि उनकी सेल में थोड़ा सा बूस्ट हो जाए। अब फ्यूचर में क्या पता टाटा सफारी 4x4 आ जाए, बट वैसे मुझे उम्मीद नहीं लग रही है। टाटा वालों ने क्लियरली मना ही कर दिया कि आइस वर्जन में हम 4x4 नहीं देंगे, सेल नहीं होती, लोग इतना ज़्यादा खरीदते नहीं है। जो कि हाँ ऑब्वियस है, हम भी सेल्स वगैरह देख रहे थे तो स्कॉर्पियो एन और जो XUV700 में ऑल व्हील ड्राइव और 4x4 वेरिएंट आता है उनकी सेल काफ़ी कम है उनके टोटल सेल्स के कंट्रीब्यूशन में, तो उस वजह से टाटा वाले फोकस नहीं कर रहे हैं। जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 4x4 चाहिए उनकी गाड़ियों में, तो उनके लिए तो कुछ ऑप्शंस होने चाहिए ना। ऑब्वियस सी बात है, हम समझ रहे हैं 1% लोग ही खरीदते हैं 4x4, बट फिर भी यार होना चाहिए। खैर जो भी है, टाटा वालों ने अभी कंफर्म किया है उनकी हैरियर ईवी में, कल देख रहा था उनकी हैरियर ईवी में 4x4 आया है। ईवी वगैरह में देना ये सब आसान है, शायद सफारी ईवी भी जब लॉन्च हो तो उसमें भी दे दे, बट आइस वर्जन में शायद ही ना मिले। अब देखो क्या होता है। बाकी अगर आप चाहते हो सफारी के आइस वर्जन में भी 4x4 आए तो कमेंट में टाटा वालों को टैग ज़रूर करना ताकि उनको भी पता चले कितना इम्पॉर्टेंट है। क्या आप भी 4x4 लेना पसंद करोगे जब आप गाड़ी चूज़ कर रहे होगे, या आप भी सोचोगे अरे छोड़ो यार क्या 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना, साल में एक ही बार तो यूज़ करना है या पूरे लाइफ टाइम में 2-4 बार तो यूज़ करूँगा। तो आप भी वैसा सोच रखते हो प्रैक्टिकल? कमेंट सेक्शन में ये भी बात ज़रूर बताना। अब देखो XUV700 और स्कॉर्पियो के बारे में भी हमने पहले बताया है वीडियोज़ में, आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे कहीं दिख जाएगा XUV700 और यहाँ पे दिख जाएगा स्कॉर्पियो एन आपको, तो जाके देख सकते हो। उसमें भी हमने बताया है कि कैसे स्कॉर्पियो एन का बर्थ हुआ, कैसे स्कॉर्पियो बनी, कैसे XUV700 आई, कैसे 500 थी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने वहाँ पे उस वीडियो में बताया है, तो वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगा और काफ़ी मज़ा भी आएगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं भी पता होगी, नॉर्मली अननोन फैक्ट भी हमने वहाँ पे बताया है। तो वीडियो को जाके देख लो और हाँ चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना अगर सही लगा हो तो इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।